हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10 का साइंस और क्लास 10 का साइंस के ये 50 आईएमपी टॉपिक निकाले गए हैं या क्वेश्चन निकाले गए हैं जो आपको तैयार करने बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। देखिए 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं या टॉपिक हैं, ये पूरे विज्ञान का निचोड़ है। यही क्वेश्चन आपको तैयार करने बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए, इससे बचकर कुछ नहीं जाएगा। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए ये न्यू पैटर्न है विद्या क्वेश्चन बैंक का, इसी से ये निकाले गए हैं। इससे बच के कुछ नहीं जाता। कम से कम 95% इसी क्वेश्चन बैंक से आ जाता है एग्जाम में। तो देखिए आपको कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने वो समझते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न या टॉपिक 2026 के लिए तो पहला टॉपिक आपको तैयार करना जो बहुत आता है एग्जाम में कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है और वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। देखिए संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें एक से अधिक पदार्थ या एक से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बना देते हैं या उत्पाद बना देते हैं, उसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। ये पूरा टॉपिक क्या है, वेरी वेरी आईएमपी है। इस टॉपिक को आपको 100% तैयार करके जाना है। जितनी भी अभिक्रियाएं हैं वो अभिक्रियाएं पढ़ लेना ध्यान से। तो वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, जो पदार्थ है वो टूट जाता है। संयोजन का मतलब क्या होता है, पदार्थ क्या होता है, जुड़ जाता है। तो इनका मतलब है संयोजन का मतलब जुड़ना और वियोजन का मतलब टूटना होता है। नेक्स्ट वाला आपको टॉपिक तैयार करना ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्मशोषी अभिक्रिया क्या होती है। तो ऊष्माक्षेपी का मतलब जिसमें से ऊष्मा निकलती है, जिस रिएक्शन में से ऊष्मा निकल के जाएगी ऊष्माक्षेपी होगी, और जिस रिएक्शन में ऊष्मा अंदर जाएगी ग्रहण होगी तो उसको बोलेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ये टॉपिक आपको तैयार करके जाना। दूसरे भी तीसरा टॉपिक क्या है कि रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विधि क्या है। देखिए जो केमिकल रिएक्शन होती हैं वो वैलेंस कैसे होती हैं, उसके परमाणु बराबर कैसे होते हैं, वो आपको सीख के जाने हैं। तो ये टॉपिक है पूरा, ये आपको सीखना पड़ेगा किस तरीके से जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो पूरी होती हैं। पूरा ही टॉपिक आपको ध्यान से पढ़ के जाना है। ये टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट है इसके केमिस्ट्री के लिए, हाई स्कूल के लिए भी और इंटर के लिए भी। और टॉपिक नंबर 4 है कि अम्ल, क्षार तथा लवण की परिभाषा दीजिए। देखिए अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, लवण क्या होते हैं। अम्ल क्या होते हैं, जो जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन देते हैं वो अम्ल होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। इस टाइप से आपने पढ़ा होगा, पढ़ लेना इसको ध्यान से। क्षार क्या होते हैं, जो जलीय विलयन में OH नेगेटिव देते हैं, इस टाइप से आता है इसमें लिखा हुआ। लवण क्या होता है, जिसमें प्लस माइनस जो आयन है वो वियोजित हो जाते हैं, इसको भी पढ़ लेना ध्यान से, ये भी काफी इजी है। तो अम्ल, क्षार, लवण की परिभाषा उदाहरण सहित आपको समझाना है, लिख के आना पेपर में। ये पूरा क्वेश्चन आता है 6 नंबर का। नेक्स्ट वाला टॉपिक है जो काफी आता है बेकिंग सोडा बनाने की विधि। देखिए बेकिंग सोडा और व्यंजक चूर्ण इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो ये आपको बेकिंग सोडा का सूत्र दे रखा है और उसका जो रिएक्शन कंपाउंड है वो पूरा का पूरा आपको तैयार करके जाना है। पूरा क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ के जाना है। तो बेकिंग सोडा किसे कहते हैं, बनाने की विधि, इसके उपयोग, गुण, सारे कुछ आपको लिख के आने बोर्ड एग्जाम में, वही पढ़ लेना इसको ध्यान से। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और देखें नेक्स्ट वाला आपको टॉपिक तैयार करना और देखिए आ चुका। देखिए धावन सोडा बनाने की विधि, इसके गुण, उपयोग सब आपको लिखना है। तो धावन सोडा, व्यंजक चूर्ण, इस टाइप के क्वेश्चन तो आते हैं। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं। देखिए ये चैप्टर जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर से काफी आते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस भी काफी आ जाता है, इसको भी ध्यान से पढ़ लेना। जैसे कि इसका उपयोग आपको याद दिला देते हैं, जिसकी अगर हड्डी टूट जाती है तो उसको जोड़ने के लिए इसका यूज कर लेते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। और टॉपिक नंबर 8 है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। देखिए ये भी क्या है, एक अभिक्रिया है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसकी रिएक्शन क्या है, ये भी आपको पढ़ के जाना ध्यान से, उदासीनीकरण वाली अभिक्रिया को। अब आता है नेक्स्ट वाला टॉपिक, और नेक्स्ट वाले चैप्टर का आता है ये धातु और अधातु में अंतर। धातु क्या होती है। देखिए धातु वे पदार्थ होते हैं जो ठोस होते हैं, चमकदार होते हैं और जो ऊष्मा भी ग्रहण कर सकते हैं या फिर ऊष्मा का चालन कर सकते हैं। जैसे लोहा हो गया, चांदी हो गई, सोना हो गया, सब धातुएं हैं। अधातु भी बहुत सारी हैं, इनको भी पढ़ लेना। जैसे लकड़ी वगैरह है वो अधातु है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो ठोस नहीं है, वो सब किस में आती हैं, ज्यादातर अधातु में आती हैं। नेक्स्ट वाला टॉपिक है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है। तो देखिए विद्युत रासायनिक श्रेणी में क्या हुआ है, जो केमिकल तत्व है उनको एक क्रम में रखा गया है। जो क्रम है वही विद्युत रासायनिक श्रेणी है। वही जो क्रम है ये भी आपको पढ़ के जाना ध्यान से। ये बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए वेरी वेरी आईएमपी है, और ये आपका 10th क्लास में मिल जाएगा और इंटर क्लास में मिल जाएगा, विद्युत रासायनिक श्रेणी वाला क्वेश्चन। अगला देखिए संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, कार्बन क्या होते हैं। तो संतृप्त कार्बन क्या होते हैं, तो ये आपको थ्योरी मिल जाएगी चैप्टर नंबर 4 में। कार्बन किसे कहते हैं, जैसे कि जिन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड आ जाता है तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है। ओके देखिए अगर सिंगल बॉन्ड है तो संतृप्त है, अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड है तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इस तरह से थ्योरी मिल जाएगी आपको, ध्यान से पढ़ लेना।
ओके, चलिए तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ के जाना है। 12वां टॉपिक है कि सजातीय श्रेणी क्या होता है। देखिए सजातीय श्रेणी क्या होती है, जिन तत्वों के लास्ट में अगर क्रियात्मक समूह, जो क्रियात्मक समूह होता जैसे आ गया आपका CH3OH, CH4OH, अगर लास्ट में क्रियात्मक समूह एक जैसा आ रहा है तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगी आपकी सजातीय श्रेणी। क्या हो जाएगी, सजातीय श्रेणी। अगर लास्ट में क्रियात्मक समूह एक जैसा है तो उसको बोलते हैं सजातीय श्रेणी। तो इसको भी पढ़ लेना ध्यान से, 12वें टॉपिक को दे सकते हैं इसका भी स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट वाला टॉपिक क्या, वो देखिए। नेक्स्ट वाला टॉपिक है आपका, ये हो चुका है 12वां, अब आ चुका 13वां। देखिए ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम 2026 के लिए, और इंटर क्लास के लिए भी आता है, 10 क्लास के लिए भी आता है। क्या है, IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड ऑफ केमिस्ट्री, इसकी फुल फॉर्म आ जाएगी। तो देखिए IUPAC नाम आपको निकालने पड़ते हैं, इस तरीके से निकालते हैं, जैसे एथ, मैथ, प्रो, ब्यूट, इस तरीके से आपको इसके कार्बन के नाम याद करने पड़ेंगे, उसी से आप ये निकालना सीखेंगे। तो IUPAC नामकरण कैसे करते हैं, अगर आपसे नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में बताइए, उस पर अलग एक सेपरेट वीडियो बन जाएगी, तो उसको देख लेना फिर ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, साबुनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। देखिए साबुनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, ये वो अभिक्रिया होती है इसमें साबुन को बनाया जाता है। C17H35 COONA, ये होता फॉर्मूला आपका किसका, साबुन का। ये किस तरीके से बनता है इसको पढ़ के जाना ध्यान से, साबुनीकरण की अभिक्रिया के बारे में बताएगा पूरी तरीके से। अगला है एस्टिलीकरण की अभिक्रिया के बारे में देखना। देखिए ये भी 6 नंबर का क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, ये केवल आपको टॉपिक बताया जा रहा है। तो एस्टिलीकरण की अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, इस तरीके से मालूम कर सकता है, और भी काफी सारे तरीके से इसको मालूम कर सकता है, पढ़ लेना इसको ध्यान से। क्या है, एसिटिलीकरण के बारे में ध्यान से पढ़ के जाना है। अब देखिए अब आते हैं टॉपिक बायोलॉजी के। तो ये आ गए आपके बायोलॉजी के, और बायोलॉजी के टॉपिक आपको ध्यान से पढ़ के जाने, कौन कौन से पढ़ के जाने उनको देखें ध्यान से, यही टॉपिक आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, पाचन तंत्र किसे कहते हैं। देखिए पाचन तंत्र के बारे में ध्यान से पढ़ के जाना। अपना जो पाचन तंत्र है, मुंह से स्टार्ट हो जाता है, फिर हाथों में जाता है, फिर पेट में जाता है, इस तरीके से खाने से पचता पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको ध्यान से पढ़ के जाना है। पाचन तंत्र के बारे में पूरा क्या है, अच्छा टॉपिक है, ध्यान से पढ़ लेना इसको, सारी आंतों के बारे में पढ़ के जाना है। अगला है श्वसन तंत्र के बारे में। देखिए श्वसन तंत्र ये आपको लंग्स मिल जाएंगे, जो लंग्स होते हैं हमारे फेफड़े, वो किस तरह से काम करते हैं उनका चित्र भी बनाना है। देखिए इसका भी चित्र बनाना है, इसका भी चित्र बनाना है। अगर इसको 6 नंबर लेने हैं तो चित्र बना के आना है इसका। तो लंग्स के बारे में पढ़ लेना ध्यान से, श्वसन तंत्र किस तरीके से काम करता, रेस्पिरेशन। अगला है टॉपिक उत्सर्जन तंत्र क्या होता है। देखिए ये भी 6 नंबर का है। अब उत्सर्जन क्या होता है, देखिए हमारी बॉडी के अंदर जो बेकार तत्व होते हैं, बेकार पदार्थ होते हैं, जैसे पसीना है, बहुत सारी चीजें हमारी बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा में है, जो हम उनको बाहर निकालते हैं, वो होता उत्सर्जन करना। जैसे हमारी त्वचा पसीने का उत्सर्जन करती है, पसीना निकलता तो वो उत्सर्जन हो गया। और भी हमारी बॉडी से बहुत सारी चीजें निकलती हैं जो वेस्ट है, तो क्या होंगी, उत्सर्जन तंत्र के अंदर आती हैं सारी वो चीजें। तो पढ़ लेना इसको ध्यान से उत्सर्जन तंत्र के बारे में। और उत्सर्जन तंत्र में किडनी भी आती है आपकी, क्या आती है, किडनी। तो किडनी वाला क्वेश्चन भी काफी आता है। तो किडनी का चित्र बनवाता है 6 नंबर में, बहुत आता है एग्जाम में। इसमें मालूम करता है कि वृक्क की संरचना लिखिए, ये बनाइए और उसके बारे में समझाइए, वृक्क के बारे में, किडनी जो होती है। अगला टॉपिक है कि लैंगिक जनन क्या होता है। देखिए लैंगिक जनन क्या होता है, ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है आपका, लैंगिक जनन, इसमें क्या होता है आपका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें 2 जने भाग लेते हैं, एक मेल लेगा एक फीमेल लेगा, एक लेडीज एक मेल आदमी। जब आपस में वो क्रिया करते हैं, सेक्सुअल संबंध बनाते हैं, तो उसके बाद में जो जनन होता है, जो आपका जनन होता है, वो होता है लैंगिक जनन। क्या होता है, लैंगिक जनन। तो ध्यान से पढ़ लेना, इसमें 2 समान जाति के क्या लेंगे, सदस्य भाग लेते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं लैंगिक जनन में। अब अलैंगिक जनन क्या होता है, ये होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अलैंगिक जनन में आपका ये लिखवाया गया था, जिसमें एक ही जाति का जो पौधा होता है वो भाग लेता है। जैसा आम का पेड़ ही बना देता है, उसको दूसरे पेड़ की जरूरत ना है। एक ही जाति का पौधा
भाग लेता है या फिर एक जाति का जीव भाग लेता है, दूसरे की आवश्यकता नहीं होती है, तो उसको बोलते हैं अलैंगिक जनन। इसको भी पढ़ लेना ध्यान से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। अगला है परागण किसे कहते हैं। तो परागण क्या होता है, देखिए परागण में आपको ये लिखवाया था, जब एक ही पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर चले जाते हैं तो उससे परागण हो जाता है। तो ये किसके माध्यम से होता है, कीट के माध्यम से। जो कीड़े मकोड़े होते हैं तो वहां के परागकण उठा के लेकर चले जाते हैं, तो वो कर देते हैं इसको परागण की क्रिया को। अगला है पुष्प की संरचना। देखिए वेरी वेरी आईएमपी पुष्प की संरचना। तो पुष्प की संरचना बहुत आती है, इसका चित्र आपको बनाना होगा। चित्र बनाने के बाद में समझाना होगा अच्छी तरीके से कौन सा भाग क्या काम करता है। जैसे दल होता है, दलपुंज क्या होता है, ओके, वर्तिकाग्र क्या होता है, ये सब आपको पढ़ के जाना ध्यान से, और ले सकते हैं इसका भी स्क्रीनशॉट। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, नर तथा मादा जनतंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम के लिए, काफी सालों से हर बार में मालूम कर रहा है 6 नंबर में। देखिए नर जननतंत्र क्या क्यों होता है, जो मनुष्य का लिंग होता है उसको चित्र बनाना है और उसके भावों को समझाना अच्छी तरीके से। और वैसे ही मादा जननतंत्र क्या होता है, जिससे लेडीज बेबी का जन्म करते वही होता है ना मादा जननतंत्र, उसका चित्र बनाना अच्छी तरीके से, उसके बारे में समझाना है, उसके बारे में समझाना अच्छी तरीके से बढ़ेगा। और नेक्स्ट वाला टॉपिक है कि डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखिए। देखिए डीएनए और आरएनए अपने पढ़ा होगा। देखिए डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल और राइबो न्यूक्लिक अम्ल, तो इस टाइप की फुल फॉर्म आती है, इसकी पढ़ लेना। पूरी फुल फॉर्म भी इसमें लिखी हुई होगी कि डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, इनमें अंतर क्या है। पूरा अच्छा क्वेश्चन है, हाई स्कूल इंटर के लिए, दोनों के लिए वेरी वेरी एमपी है। देखिए ये क्वेश्चन है जो बहुत आता है एग्जाम में, हर साल के साल देखा गया है इस क्वेश्चन को। ये भी 6 नंबर का है। मेंडल के अनुवांशिकता का नियम लिखिए। और मेंडल के अनुवांशिकता के नियम कई सारे हैं, 3 है। 3 एक है आपका प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो ये तीनों ही नियम आपको पक्का तैयार करके जाने बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए, बहुत आते हैं एग्जाम में। अगला है एक संकर तथा द्विसंकर संकरण क्या होता है। तो संकरण के बारे में कराया गया है, बताया गया है कि संकरण किस तरीके से करते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ये उससे जो है रिलेटेड क्वेश्चन है। और नेक्स्ट वाला टॉपिक है कि लिंग निर्धारण की प्रक्रिया। देखिए अब ये लिंग निर्धारण कैसे होता है। अगर एक्स बाई है तो लड़का है, क्या है, लड़का है। अगर एक्स एक्स है तो लड़की है। यही क्या होता है, लिंग निर्धारण होता। निर्धारण का मतलब पक्का, लड़का है या लड़की है इसका पक्का करना ही लिंग निर्धारण कहलाता है। तो लिंग निर्धारण की प्रक्रिया के बारे में समझना आपको अच्छी तरीके से, इस तरीके से काम करता, ध्यान से पढ़े ना इसको। क्वेश्चन नंबर 28 है कि मानव मस्तिष्क क्या होता है। देखिए ह्यूमन माइंड क्या होता है। देखिए हमारा जो दिमाग है, जो ह्यूमन माइंड है, ब्रेन है, किस तरीके से काम करता, कौन कौन से हार्मोन काम करते हैं, कितने भाग होते हैं, मध्य मस्तिष्क क्या होता है, प्रे मस्तिष्क क्या होता है, पश्च वाला मस्तिष्क क्या होता है, सारे भाग पढ़ के जाना किस तरीके से सारा भाग ही काम करता है हमारा। और सोचने की पावर किसमें ज़्यादा होती है, समझने की पावर किसमें ज़्यादा होती है, सब ये आपको इसमें सिखाया जाएगा, इसमें मानव मस्तिष्क के अंदर। अगला है तंत्रिका तंत्र क्या होता है। तंत्रिका तंत्र क्या होता है, देखिए हमारी पूरी बॉडी के जो नसों का जाल है वही तंत्रिका तंत्र होता है, उसके बारे में पढ़ के जाना ध्यान से, इसको भी देख लेना। नेक्स्ट वाला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। देखिए हाई स्कूल इंटर में दोनों में काफी आता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। देखिए ऐसा मान लो ये चिकनी सतह नीचे, क्या है, चिकनी सतह है, और इस पर ये अविलंब है, प्रकाश की किरण आएगी, आकर टकरा कर वापस चली जाएगी, इसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश चिकनी सतह से टकराएगा, टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाएगा, उसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। इस शॉर्ट में आपको थ्योरी बता दी है, पढ़ लेना इसको ध्यान से। नेक्स्ट वाला टॉपिक है कि अवतल उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। देखिए अवतल दर्पण से कितने प्रकार से प्रतिबिंब बन सकते हैं, उत्तल दर्पण से कितने प्रकार से प्रतिबिंब बन सकते हैं, ये सब आपको पढ़ के जाने ध्यान से। नेक्स्ट वाला टॉपिक है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। प्रकाश से अपवर्तन कैसे हो जाता है। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश मुड़ जाता है या फिर तिरछा होकर निकल जाता है, उसी को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। जैसे आप गिलास में पानी भर के उसके अंदर पेन डालो तो पेन हल्की सी टूटी हुई सी दिखाई देगी जहाँ पे वो पानी से टच होगी, तो उसको पढ़ लेना ध्यान से, काफ़ी इजी है। और नेक्स्ट वाला टॉपिक क्या है वो देखिए, लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। प्रकाश का अपवर्तन आपको समझा दिया, लेंस से प्रतिबिंब का बनना किस तरीके से हो जाता है, किस तरीके से प्रतिबिंब बन जाता है, इसको भी पढ़ लेना ध्यान से। ओके चलिए ले सकते हैं इसका भी स्क्रीनशॉट और देखते हैं नेक्स्ट वाला टॉपिक क्या है। वाला टॉपिक है लेंस की क्षमता क्या होती है। वेरी वेरी एमपी है, पी बराबर होता है 1/f, पी बराबर होता है 1/f।
लेंस की क्षमता P बराबर होती है फोकस दूरी के विद्युत क्रम को बोलते हैं लेंस की क्षमता। फोकस दूरी के विद्युत क्रम को बोलते हैं लेंस की क्षमता। तो पावर ऑफ लेंस पढ़ लेना ध्यान से, लेंस की क्षमता क्या होती है। नेक्स्ट वाला टॉपिक है निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। किंग क्वेश्चन है इस चैप्टर के, इस चैप्टर के किंग क्वेश्चन है, बहुत आते हैं एग्जाम में, इसको पढ़ लेना। देखिए निकट दृष्टि दोष क्या होता है, शॉर्ट में समझ लें। जब व्यक्ति को निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है, उसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। मतलब मैं अगर किसी चीज को देख रहा हूँ, अगर वो निकट है तो निकट की वस्तु तो साफ दिख रही है वो, जैसे दूर को देखता है तो दूर की वस्तु उसको साफ नहीं दिखाई देती है, तो उसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। और ऐसा दोष को दूर करने के लिए आप यूज करेंगे अवतल लेंस। क्या करेंगे, अवतल लेंस। तो इस टॉपिक को भी ध्यान से पढ़ के जाना है। अब बता दूरदर्शी दोष। दूरदर्शी दोष क्या होता है, जब किसी व्यक्ति को क्या होता है, इसमें दूर की वस्तु तो साफ दिखाई देंगी परंतु निकट की वस्तुएं जो पास की हैं वो साफ नहीं दिखाई देती हैं, उसको बोलते हैं दूरदर्शी दोष। और ऐसे दोष को दूर करने के लिए आपको यूज करना है उत्तल लेंस। क्या करेंगे, उत्तल लेंस। तो ये इस टाइप के टॉपिक आते हैं एग्जाम में। दूरदर्शी दोष क्या होता है, निकटदर्शी दोष क्या होता है, बहुत आता है एग्जाम में। अगला है मानव नेत्र किसे कहते हैं। देखिए इसका भी आपको चित्र बनाना है। क्या बनाना, चित्र। और चित्र बनाने के बाद में आपको इसकी थ्योरी लिखनी है, 6 नंबर का आता है ये भी। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, जैसे कॉर्निया क्या होती है, कॉर्निया क्या होती है, पुतली क्या होती है, आइरिस क्या होता है, इसके बारे में ये हेडिंग पढ़ के जानी है मानव नेत्र के बारे में। वैसे मानव नेत्र क्या होता है, एक प्रकार का कैमरा है, इसका व्यास 2.3 सेंटीमीटर होता है या फिर 2.5 सेंटीमीटर भी आता है। तो इसको भी पढ़ लेना, सारी थ्योरी आपको मिल जाएगी। अगला टॉपिक है कि ओम का नियम क्या होता है। ओम का नियम आपने पढ़ा होगा, आर बराबर बी अपन आई। इसकी थ्योरी आपको बताई देते हैं। किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों के बीच उत्पन्न जो विभवांतर बी है और उसमें जो प्रवाहित धारा आई है उनका अनुपात निश्चित होता है। क्या होता है, निश्चित होता है। ओके, ये फिर ऐसा बोलते हैं विभवांतर तथा धारा के अनुपात को ओम का नियम कहते हैं। कब, जब उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो, जैसे उसकी लंबाई, ताप, वृद्धि, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता तो वो ओम का नियम वहां पर फॉलो हो जाता। तो ओम का नियम भी अच्छा है, पढ़ लेना इसको। इसका सत्यापन भी काफी बार पूछा गया है। नेक्स्ट वाला की विद्युत धारा क्या होती है। देखिए आई बराबर क्या होती है, देखो आपको हो जाएगा। देखिए एक फॉर्मूला पढ़ा था, Q बराबर होता आई टी। आई का फॉर्मूला बन जाएगा, आई का फॉर्मूला बन जाएगा Q अपॉन टी, Q अपॉन टी ये बन जाएगा। और आई का मान चाहिए, इसके बटे में आ जाएगा टी। तो इसमें ये वो लगा है कि एकांक समय में जितना आवेश प्रवाहित होगा, मान लो ये चालक तार है, ये चालक तार है, इसमें 1 सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित होगा वो विद्युत धारा है। तो समझ गए विद्युत धारा क्या होती है, आवेश तथा समय के अनुपात को विद्युत धारा कहते हैं। ऐसा समझ सकते हैं कि क्यू है, क्या है, क्यू है। नेक्स्ट वाला टॉपिक है विद्युत प्रतिरोध क्या होता है। विद्युत प्रतिरोध आर बराबर होता है बी अपॉन आई, जो ओम का नियम है वही होता है विद्युत प्रतिरोध। विभवांतर तथा धारा के अनुपात को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। या फिर ऐसे समझ सकते हैं जो चालक के जो धारा प्रवाहित हो रही है उसको रोकता है, जो धारा को रोकता है, जो करंट को रोकता है वो प्रतिरोध है, ऐसे समझ लें। सही है, किसी भी इलेक्ट्रिक चीज में जो एक्सटर्नल करंट की सप्लाई होती है अगर वो उसको रोक दिया है तो वो उसका प्रतिरोध है। और टॉपिक नंबर 41 है श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में समझाना। देखिए श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, एक होता है समांतर क्रम संयोजन, एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन। इस टॉपिक में आपको पढ़ना आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इस टॉपिक को सोल्व करके जाना है, प्रतिरोधकों के बारे में पढ़ के जाना है, ये क्रम किस तरीके से आता है इसको सोल्व करना है। देख सकते हैं इसका भी स्क्रीनशॉट। और देखते हैं थोड़े से टॉपिक और बचे हैं। टॉपिक नंबर 42 है समांतर क्रम संयोजन। देखिए समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, 1/r बराबर होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। इस टॉपिक को भी ध्यान से पढ़ लेना, ये टॉपिक भी बहुत आता है एग्जाम में। प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन किस तरह के साथ आप सोल्व करके, और आपसे नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर इसको आपको अलग से सोल्व कर देंगे। अगला टॉपिक है कि 43 क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं। देखिए चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं। देखिए चुंबक के चारों ओर या फिर चुंबक के चारों ओर जो क्षेत्रफल है उसका, जिस एरिया में उसके चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं, ऐसा मान लीजिए चुंबक है, ये क्या है, चुंबक है, इसके ध्रुव होते हैं NS नाम के, इससे कुछ किरणें निकलती हैं इस तरीके से, या फिर बल रेखाएं निकलती हैं। ओके, क्या निकलती हैं, बल रेखाएं निकलती हैं इस तरीके से। ये जो बल रेखाएं निकल रही हैं इनको बोलते हैं चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं। तो ये भी अच्छा टॉपिक है, पढ़ के जाना इसको भी ध्यान से।
नेक्स्ट वाला टॉपिक है कि बायो सेवर्ट का नियम क्या होता है। देखिए बायो सेवर्ट का नियम आपने पढ़ा होगा, किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर क्या होता है, अगर वो चालक का चुंबकीय क्षेत्र की तरह व्यवहार करता है, चुंबकीय क्षेत्र की तरह व्यवहार करता है, तो वो क्या है, आपका बायो सेवर्ट का नियम होता है। नेक्स्ट वाला टॉपिक है फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग के बाएं और दाएं हाथ का नियम आपने पढ़ा होगा कि अपने बाएं हाथ की उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा चालक की दिशा को और बीच वाली उंगली धारा की दिशा को, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे। तो ये टॉपिक भी आसान है, एक बार पढ़ लेना ध्यान से, एक बार में याद हो जाएगा। चलिए अगला है टॉपिक मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेच का नियम क्या होता है। जो मैक्सवेल है उसका दक्षिणावर्त पेच का नियम क्या है, जो पेच है वो किस तरीके से घुमाने पे किस चीज़ को शो करता है, उसकी जो नोक है वो किस चीज़ को बताएगी, उसकी जो चूड़ियाँ हैं वो किस चीज़ को बताएंगी, ये सब पढ़ के जाना है। जैसे चूड़ियाँ हैं चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को बताएगी, इस टाइप से चलता है क्वेश्चन। अगला है 47 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव क्या होते हैं। देखिए विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव भी बहुत आते हैं, इसी से रिलेटेड क्या है क्वेश्चन है, इस टाइप के क्षेत्र में आपको देखने को मिलेंगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में। अब आता है फैराडे का नियम। देखिए फैराडे का जो नियम है, ये दो नियम है और दोनों ही क्या है, मोस्ट आईएमपी हैं, दोनों ही क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के लिए। फैराडे के जो नियम है, फैराडे का प्रथम नियम, फैराडे का द्वितीय नियम, ये फिजिक्स में भी आता है, केमिस्ट्री में भी आता है। और फैराडे का प्रथम नियम आपने पढ़ा होगा या फिर याद होगा कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाते हैं तो उसके घूमने से उसके कुंडली के अंदर विद्युत धारा बन जाती है। तो फैराडे का नियम था, फैराडे ने यही कहा था किस तरीके से धारा बनती है उसमें कुंडली को घुमाने पे, जो कुंडली है और उसको स्पीड से घुमाया जाएगा तो किस तरीके से धारा बन जाती है, ये किसने बताया था, फैराडे ने बताया था। तो फैराडे के नियम भी काफ़ी अच्छे हैं, पढ़ लेना इनको ध्यान से, ओके, इंटर के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और बचे हैं दो टॉपिक। देखिए ओजोन परत का अपक्षय क्या होता है। देखिए ओजोन परत क्या होती है, O3 गैस होती है, O3 क्या होती है, ये होती है ओजोन। क्या होती है फ्रेंड्स, ओजोन। तो O3 होती है आपकी ओजोन गैस, क्या होती है, ओजोन गैस। अब ये CFC से निकल कर चली जाती है, जैसे फ्रीज है उससे बन जाती है तो वायुमंडल में चली जाती है। तो ये किस तरीके से नुकसानदायक होती है, इसके बारे में पढ़ के जाना है, O3 के बारे में। अगला है ऊर्जा के स्रोत। देखिए ऊर्जा के स्रोत सब पढ़ के जाने हैं आपको, ये भी क्या है, चैप्टर का MP क्वेश्चन है। इन चैप्टर से केवल यही क्वेश्चन निकाले गए लास्ट वाले चैप्टर से, क्योंकि ज़्यादा कुछ आता नहीं है इससे। तो ऊर्जा के स्रोत पढ़ लेना, जैसे सौर ऊर्जा क्या होती है, विद्युत ऊर्जा क्या होती है, और भी बहुत सारी ऊर्जाएं हैं, तो ऊर्जा के बारे में पढ़ के जाना ध्यान से। तो ये वो 50+ टॉपिक थे, 50 टॉपिक थे जो बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। किसी भी पेपर को उठा लें, टॉपिक तो 100% आते हैं घूम फिर के। तो चलिए फ्रेंड्स, आपने ले लिया होगा इसका शॉर्ट भी। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं एक ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए। ओके, ये सारे ही टॉपिक आपको ध्यान से पढ़ कर जाने। चलिए।